क्या एक सिग्नेचर किसी की जान ले सकता है? दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी द सिग्नेचर। मूवी की स्टोरी बहुत ही इमोशनल और हार्ट टचिंग है। फिल्म की शुरुआत में हमें एक ओल्ड कपल दिखाया जाता है, अरविंद और उनकी पत्नी मधु, और वो अपने परिवार के साथ लखनऊ घूमने आए हैं। पूरा परिवार बहुत खुश है कि तभी अचानक मधु को कुछ होने लगता है और वो गिर जाती हैं। कहानी जाती है अब 8 दिन के बाद, और अब अरविंद की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। उसकी पत्नी को ब्रेन हैमरेज हुआ, इसलिए वो आईसीयू में है और वो बिना वेंटिलेटर के ज़िंदा नहीं रहेंगी। उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है। अरविंद अपनी पत्नी मधु को बताने लगता है कि आज भी मैं वहीं गया था जहां हम और तुम जाया करते थे। तभी अचानक से मशीन से आवाज़ आने लगती है और नर्स आकर चेक करती है, और वो अरविंद से कहती है कि आपको हमने दवाई लाने के लिए कहा था, आप वो ले आए। अरविंद बाहर आकर अपने बेटे आनंद से पूछता है कि अभी तक तुम दवाई लेकर क्यों नहीं आए हो। आनंद डीएनआर के बारे में बात करता है, जो अरविंद को समझ नहीं आता। उसका बेटा कहता है आपको डॉक्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे और आज रात को ही आपको डीएनआर पे साइन करना होगा। डॉक्टर अरविंद को बताते हैं कि डीएनआर का मतलब होता है कि उसमें पेशेंट के परिवार वाले ये लिखकर बताते हैं कि पेशेंट को कोई भी मशीन जैसे कि वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, जो दवाई चल रही है वो चलती रहेगी, और अगर पेशेंट की हालत और गंभीर हो भी जाती है, जान का खतरा हो भी जाता है, तब भी कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। अरविंद पूछता है तो क्या इसका मतलब कोई उम्मीद नहीं है? डॉक्टर कहते हैं पेशेंट का जिंदा रहना और रिकवर होने में बहुत अंतर होता है। अरविंद डीएनआर पे साइन करने को तैयार नहीं था। डॉक्टर कहते हैं कि वो तो आपका बेटा है जो लिखने को तैयार था। अरविंद कहता है कि मगर वो मेरी पत्नी के लिए डिसीजन नहीं ले सकता। डॉक्टर कह देते हैं कि मैं परिवार के बीच में नहीं पड़ना चाहता, ये डिसीजन आपका होना चाहिए। अरविंद कैंटीन जाता है आनंद से बात करने और पूछता है कि अभी भी तुम दवाई लेकर नहीं आए हो। तो वो कहता है कि नलिनी आ रही है, नलिनी अरविंद की बहू है। अरविंद नलिनी को कॉल लगाता है और आनंद कहने लगता है आपको मुझ पर भी बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ना, मुझे आपसे बात करनी है, यहाँ बैठिए। वो कहने लगता है कि 8 दिन में 7 लाख खर्च हो गए हैं। अरविंद भड़क जाता है, कहता है कि तुमने दिए हैं क्या पैसे? आनंद कहता है कि मगर वो मेरी माँ है और मैं उन्हें इस तरीके से तड़पते हुए नहीं देख सकता, मुझे अपने बच्चों को भी देखना है, और ये सब में नलिनी फंस गई है, मुझे यहाँ लखनऊ में रुकने के लिए छुट्टी भी नहीं मिल रही। अरविंद कहने लगता है कि तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं मधु को मार दूँ? क्या बात कर रहे हो? तुम्हें बड़ा करने में हम लोगों ने कितना कुछ सेक्रीफाइस किया, उसके बदले में रिटर्न में तुमसे कुछ भी मांगा हमने, बस यही चाहते हैं कि तुम हमारे साथ खड़े रहो। आनंद कहता है कि अकाउंट में पैसे ख़त्म होने को हैं। नलिनी के भाई 50,000 देने को तैयार हैं। आज के लिए पैसे जमा हो जाएंगे, कल क्या करेंगे, परसों का क्या? थोड़ा सा प्रैक्टिकली होकर सोचिए। अरविंद उसे कहने लगता है कि तुम कानपुर चले जाओ, तुम्हें रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे जनरेशन के नहीं हैं, पुराने ज़माने के हैं, हमें प्रैक्टिकल बातें समझ नहीं आती, हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। इसके बाद वो चला जाता है अपनी बेटी अंजलि से मिलने के लिए, जो अपने घर में बच्चों को डांस सिखाती है। अरविंद अपनी बेटी को बताने लगता है कि जब उसकी और मधु की शादी हुई थी तब उन दोनों के पास पैसे नहीं थे, और अब जब सब कुछ ठीक था, उनका परिवार इतना सुंदर था, तो मधु उनको छोड़कर नहीं जा सकती। अंजलि कहती है कि माँ को कुछ भी नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगी। अरविंद अपना सर झुकाकर अपनी बेटी से कहने लगता है बस पैसे कम पड़ रहे हैं, एक बाप कभी अपने बेटे के घर पर पैसे मांगने के लिए नहीं आता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। उसके बाद वो लोग बैठकर लंच करते हैं और अंजलि का हस्बैंड कहने लगता है कि हमारा घर देखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, जो पैसा आता है सब खर्च हो जाता है। वो कहता है कि उसकी पत्नी बच्चों को डांस सिखाती है, तो वो पैसे बचाकर 1-2 लाख रुपए जमा कर लिए हैं, वो आपकी मदद कर देगी। लंच होने के बाद अंजलि अपने पापा को बताने लगती है कि मैं अपने पति से झूठ बोल रही थी, मुझे डांस क्लास के कोई पैसे नहीं मिलते, मैं बस डांस सिखाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, और वैसे भी ये सब के लिए कोई पैसे नहीं देता। अरविंद हताश हो गया था और सोचता है कि उसे यहाँ से भी पैसे नहीं मिलने वाले। अंजलि 50,000 अपने पापा को देती है और अपने सोने के कंगन भी, लेकिन अरविंद ये लेने से मना करता है। मगर अंजलि कहती है कि माँ के इलाज के सामने सोने के कंगन की कोई कीमत नहीं है, इसे रख लीजिए। रात के समय अपनी बेटी के घर पर ही वो सोता है। अगली सुबह जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसके पास में एक आदमी बैठा हुआ था, जिसका बेटा इसी हॉस्पिटल में एडमिट था, जो कोमा में है। एक नर्स आती है और दोनों को प्रिस्क्रिप्शन थमा देती है, लेकिन वो आदमी गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि इतने सारे दवाई एक पेशेंट को लगती हैं क्या, आखिर क्यों? वो गुस्से में डॉक्टर से जाकर मिलता है और उस पर बहुत चिल्लाता है
और वो डॉक्टर से कहता है कि आप लोगों के लिए हमारे पैसों की कोई कीमत नहीं है क्या? एक पेशेंट के लिए इतनी सारी दवाई, एक पेशेंट के लिए है या पूरे हॉस्पिटल के लिए? डॉक्टर उसे अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करते हैं, मगर वो आदमी समझने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि उसके पास इतने पैसे खर्च नहीं करने के लिए नहीं थे। और वो डॉक्टर पर इल्ज़ाम लगाने लगता है कि आप सभी लोग यहाँ पर एक स्कैम चला रहे हैं, आप मजबूर हैं तो आप हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं। डॉक्टर उसे कहता है कि अगर आपको कोई कंप्लेंट करनी है तो कंप्लेंट बॉक्स में लिखकर दे दीजिए। आदमी कहने लगता है बॉक्स तो पूरा भरा हुआ है, कोई कुत्ता भी नहीं सूंघता उसे। ये सबसे अरविंद पूरी तरह से हिल चुका था, क्योंकि उसकी भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी। जैसे ही वो आदमी हॉस्पिटल से बाहर जाता है तो वो अरविंद से मिलता है और वो अरविंद से कहता है कि तुम अपना मुंह कब खोलोगे? जब तुम्हारा पेशेंट मर जाएगा तब ये लोग उसे प्लास्टिक बैग में भर के दे देंगे और उसका भी पैसा हमसे ही वसूलेंगे। अब इसके बाद में डॉक्टर अरविंद को आकर बताते हैं कि दवाई का असर देखने को मिल रहा है और आप उम्मीद मत हारिए, बाकी डिसीजन आपका है और इन जैसे लोगों की बातों पर मत जाइए, ये लोग बस ऐसे ही ड्रामा करते हैं। अरविंद डॉक्टर को थैंक यू कहता है और इसके बाद वहाँ पर अरविंद की बहू नलिनी आती है अपनी बेटी के साथ और वो बताती है कि आनंद कानपुर चला गया है क्योंकि वो जॉब करता है और उसे छुट्टी नहीं मिल रही। नलिनी कहती है कि आपने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कराई, लेकिन बेटे को वर्कशॉप के लिए पैसे नहीं दिए। अरविंद कहता है कि तो क्या आनंद इसी बात का पर गुस्सा है? अब इसके बाद वो गांव के लिए निकलता है, मगर नलिनी उन्हें मना करती है, कहती है कि इस उम्र में इतना भागदौड़ मत करिए। मगर जाने से पहले अरविंद अपनी बहू को एक कागज़ देता है और कहता है कि अगर डॉक्टर मांगेंगे तो दे देना। नलिनी अरविंद को कुछ पकौड़े देती है और उसके बाद अरविंद वहाँ से चला जाता है। अब अपने गाँव पहुँचता है और अपने घर को देखने लगता है और उसे फ्लैशबैक्स याद आते हैं जब वो मधु के साथ इसी घर में रहता था और वो लोग वहाँ पर रिटायरमेंट के बाद शिफ्ट हुए थे और आज उनका 35th एनिवर्सरी था। एक बार मधु उसे बता रही होती है कि उनका ट्रैवल वीज़ा का अप्रूवल आने वाला है और वो लोग खूब मस्ती करेंगे और बहुत जगह घूमेंगे। अरविंद को वहाँ पर उसका नोटबुक मिलता है जिसमें वो कविताएं लिखता था, जिससे कि वो नोटबुक पूरा भर चुका था और ये नोटबुक में लिखी हुई कविताएं मधु पब्लिश करना चाहती थी और वो अरविंद से कहती है कि वो उसके साथ मरते दम तक रहेगी और उसे छोड़कर वो नहीं जाने वाली। अब सुबह सुबह वो तुलसी के सामने दिया जलाता है और सुबह के समय उसे मिलने के लिए उसका दोस्त प्रभाकर आता है। यहाँ पता चलता है कि अरविंद अपना ये गाँव वाला घर बेचना चाहता है, लेकिन ये घर बहुत बड़ा था और गाँव में खरीदार मिलने से रहा, अब शहर में ही ढूंढना पड़ेगा और अरविंद को पैसे अभी चाहिए। अरविंद प्रभाकर से कहता है कि अगर तू खरीद सकता है तो खरीद ले, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। प्रभाकर कहता है कि अगर मैं खरीद पाता तो मैं यहाँ तक नौबत पहुँचने ही नहीं देता। वो उसे कहता है कि मैं कोई कस्टमर ढूंढता हूँ, तब तक तू अपने बेटे को यहाँ बुला ले, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जॉइंट ओनरशिप की है, इसलिए तेरे बेटे का भी सिग्नेचर लगेगा। वो जब अपने बेटे को कॉल करता है तो आनंद गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो घर नहीं बेचने वाला और वो साइन कभी नहीं करेगा। अगले दिन आनंद अपनी माँ को देखने के लिए आता है और उन्हें इस हालत में देखकर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। आनंद साइन करने वाला है नहीं, इसलिए अरविंद सोचता है कि वो अपने बेटे का नकली साइन कर देगा, लेकिन प्रभाकर उसे खबरदार करता है कि क्योंकि अगर वो पकड़े गए तो उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। अब इसके बाद मदद मांगने के लिए वो अपने भाई के पास जाता है जो एक जनरल स्टोर चलाता था। वो उनका पुश्तैनी घर है, लेकिन घर पहुंचने के बाद पता चलता है कि रोड एक्सटेंशन की वजह से उनका दुकान टूट गया था। अब उनके पास बचा है तो सिर्फ ही 2 कमरे वाला घर। और अब उसके भाई की पत्नी अरविंद से पूछती है कि अब हमसे क्या मांगने के लिए आए हैं। अरविंद का मुंह लटक जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि यहाँ से भी उसे कोई मदद नहीं मिलने वाली और वो बस चाहता है कि उसकी पत्नी के लिए कोई हेल्प मिल जाए। इसके बाद वो वहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश हो लेता है और रात के समय अरविंद का भाई उसे 1 लाख रुपए देता है और उसे कहता है कि मैं बस आपके लिए इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल तक पहुँचता है तो नलिनी उसे बताती है कि आपके आने में बहुत देर हो गई, अचानक इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी पर अब ठीक है। अरविंद को ये प्रिस्क्रिप्शन देती है और कहती है कि दवाई लाने होंगे। अब जब वो दुकान से दवाई खरीद रहा था तो वहाँ पर एक औरत होती है और वो भी काफ़ी मजबूर थी और अपनी बेटी के लिए उसे दवाई खरीदनी थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो अरविंद से मदद मांगती है और अरविंद उसकी मदद करता है और उस औरत को दवाई खरीद कर दे देता है। इसके बाद उसे मिलने के लिए प्रभाकर आता है और वो ये जानकर काफ़ी हैरान हो जाता है कि इतने बड़े प्रॉपर्टी के लिए सिर्फ 1 लाख मिले। अरविंद कहता है कि उस घर में अब कुछ भी नहीं बचा, मैं उनसे क्या ही मांगता। प्रभाकर उसे एक न्यूज़ आर्टिकल दिखाता है कि एक हार्ट पेशेंट वाला बच्चा था और उसके परिवार वालों ने एक न्यूज़पेपर वालों से जाकर बात की और पेपर वालों ने लोगों से मदद मांगी और लोगों की मदद से उस बच्चे का ऑपरेशन सक्सेसफुली हुआ।
इसलिए वो अरविंद से कहता है कि हमें भी इस न्यूज़पेपर वालों के पास जाना चाहिए। जब अरविंद उस न्यूज़पेपर वाले ऑफिस में पहुंचता है तो वहां पर उसे दो लोग मिलते हैं और वो लोग बताते हैं कि हम लोगों ने उस बच्चे की मदद की क्योंकि उस बच्चे के आगे उसकी पूरी ज़िंदगी थी, मगर वो लोग कि बूढ़ी औरत की मदद मांगने के लिए श्योर नहीं थे। अरविंद थोड़ा गुस्सा हो जाता है और इमोशनल भी, और वो उनसे कहने लगता है कि बूढ़े लोगों की कोई इज्जत नहीं है क्या? क्या हमें जीने का हक नहीं है? वो लोग कह देते हैं कि ये सब हमारे हाथ में नहीं है, ये डिसीजन हम लोग नहीं लेते हैं और हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। अरविंद बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है, इसलिए वो लोग पूछते हैं आपके पास कोई मेडिकल पॉलिसी है, कोई मेडिक्लेम, कुछ भी? अब इसके लिए वो अपने दोस्त प्रभाकर को कॉल करता है और उसे कहता है कि मेरे घर जा और दरवाज़ा पर ताला लगा होगा, वो ताले को तोड़ और एक ट्रंक के अंदर तुझे मेडिकल इंश्योरेंस के कागज़ मिलेंगे, वो लाकर मुझे देना। अरविंद अपनी पत्नी के पास बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर नलिनी आती है और कहती है कि वो जाने वाली है क्योंकि घर भी तो संभालना है। उसके भैया भाभी यहीं सामने बैठे हुए हैं। आखिर में प्रभाकर आकर उसे एक फ़ाइल देता है और एक खत भी। वो खत अंबिका की तरफ से था, जो शुरुआती दिनों में अरविंद के साथ लाइब्रेरी में काम करती थी। प्रभाकर इंश्योरेंस पढ़कर बताता है कि ये मेडिक्लेम पॉलिसी 2 लाख का है, यानी ये 2 लाख तो सिर्फ 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या? इसलिए वो लोग मेडिक्लेम एजेंट से बात करते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं कि उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है, लेकिन एजेंट बताता है कि इस पॉलिसी में लिखा हुआ है कि अगर पेशेंट मर जाता है तभी पॉलिसी के पैसे मिलेंगे। अरविंद गुस्सा हो जाता है और वो पूछता है तो फिर इसका फ़ायदा क्या हुआ प्रीमियम भरने का, जब मौत के समय पैसा काम ही ना आए? एजेंट कहने लगता है कि ये पॉलिसी बहुत पुरानी हो चुकी है और बूढ़े लोगों के लिए कोई पॉलिसी है भी नहीं। इस पर अरविंद और भड़क जाता है और कहने लगता है कि हम बूढ़े लोग जाएं कहाँ? हम बूढ़े लोगों का क्या होगा? हम ऐसे ही कोई कोने में पड़े रहेंगे? प्रभाकर उसे संभालता है और बाहर लेकर आता है और उसे कहता है कि हॉस्पिटल जाते हैं। जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर उससे बात करते हैं और कहते हैं कि यहाँ और भी हॉस्पिटल हैं और इस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की और भी पेशेंट्स को ज़रूरत है। अरविंद कहता है मगर मैं तो बिल भर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है? मगर डॉक्टर उसे कहते हैं आप किसी सस्ते हॉस्पिटल को ढूंढिए, पैसे रिसोर्सेज के लिए लगते हैं, लेकिन पेशेंट का जिंदा रहना या मरना ये तो उसकी किस्मत है। अब ये सुनकर वो अपनी पत्नी के पास जाकर रोने लगता है और कहता है आखिर तुम हमें उम्मीद पर क्यों रखी हुई हो? तुम्हारे मरने के लिए मेरे सिग्नेचर की ज़रूरत है और उसके बाद तुम मेरी ज़िंदगी से गायब हो जाओगी हमेशा के लिए। तुम्हारे मरने का फैसला आखिर मैं क्यों लूँ? फिर हम प्रभाकर को देखते हैं जो एक ज्वेलरी दुकान में जाता है और वहाँ अपने सोने के चेन बेच देता है, मगर उसके बदले में उसे सिर्फ 35,000 ही मिलते हैं। अरविंद लाइब्रेरी में बैठा हुआ था अकेला, जहाँ उसे अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई है, और वहाँ वह प्रार्थना करने लगता है क्योंकि उसका मानना था कि अगर इस जगह उसकी प्रार्थना नहीं स्वीकार होगी तो कहाँ होगी। वो जैसे ही लाइब्रेरी से निकलता है तो उसे अंबिका मिलती है और वो उसे पूछने लगती है कि तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, मेरा खत मिला तुम्हें? वो कहता है हाँ खत मिला, लेकिन मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। अंबिका उसे अपने घर लाती है और कहने लगती है कि तुम्हारी बेटी की शादी हुई थी तब मैंने तुम्हें आखिरी बार मिली थी, 12 साल हो गए हैं। अंबिका बताने लगती है कि वो दिल्ली से यहाँ आकर सेटल हो गई है और 2 साल पहले ही उसके पति भी गुजर गए। अरविंद कहता है मैं आया था, पूरा ग्रुप आया था। अंबिका कहने लगती है मगर तुम मुझसे मिले क्यों नहीं और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। अरविंद कहता है मैंने ही मना किया था क्योंकि उस समय तुम्हारी जो हालत थी मेरी हिम्मत नहीं हुई तुमसे मिलने की। और उसके बाद दोनों बैठकर बातें करते हैं और वो दोनों के लिए वाइन लेकर आती है और अरविंद उसे देखते ही जा रहा था, जिस पर अंबिका उसे कहती है क्या देख रहे हो? पता है बहुत मेकअप लगाती हूँ, अंदर जो है उसे छुपाने के लिए लगाना ही पड़ता है। फिर वो बताने लगती है कि उसका बेटा बाहर देश में सेटल हो चुका है, बेटा वो दोनों कमाते हैं और अंबिका भी दादी बन गई है, थोड़ी बहुत सेविंग्स हैं, अकेले खुश रहती हूँ। ऐसे ही चलते फिरते आदमी चला जाए तो वो अच्छा होता है, मतलब जैसे स्विच ऑफ करने पर बिजली चली जाती है, बस इतनी आसानी से इंसान चला जाए ना तो खुद को तकलीफ़ नहीं होती, ना ही परिवार वालों को होती है। वो अरविंद से कहती है कि थके थके से लग रहे हो, फ्रेश हो जाओ, मन हल्का हो जाएगा। अंबिका कॉल रिसीव करने के लिए जाती है तो वो देखती है कि अरविंद के बैग में से काफ़ी बदबू आ रही थी। अरविंद कहता है कि बैग को वहीं रहने दो, हाथ मत लगाओ। इसके बाद वो अरविंद के लिए खाना बनाने लगती है और वो सच में अरविंद को यहाँ देखकर बहुत खुश थी और वो कहती है कि पूरे ग्रुप को बुलाती हूँ और तुम अपनी कविताएं पढ़ना, अभी भी लिखते हो क्या? फिर वो अरविंद से उसके परिवार के बारे में पूछती है, तब जाकर वो उसे सच बता देता है कि मधु हॉस्पिटल में है। अंबिका टेंशन में आ जाती है कि क्या हुआ है। अरविंद कहता है कि वो ठीक हो जाएगी, रिकवर हो रही है। फिर वो उसे अपनी पत्नी के किस्से सुनाने लगता है
और वो उसे बता देता है कि उसको ब्रेन हैमरेज हुआ है, लेकिन वो ठीक हो जाएगी। अंबिका भी इमोशनल हो गई थी और कहती है कि मेडिकल साइंस काफ़ी एडवांस हो गई है, मधु को देखना कुछ भी नहीं होगा। फिर वो दोनों अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और उन दिनों को याद करके वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। सोचते हैं कि वो दिन कितने सिंपल हुआ करते थे। रात में काफ़ी बारिश हो रही थी, इसीलिए अरविंद अंबिका के ही घर पर रुकता है। दोनों बैठकर डिनर करते हैं और जब रात को सोने का वक्त आता है तभी अरविंद की नज़र पड़ती है अंबिका पर, जिसके बाल असली में छोटे छोटे थे, जिसे देखकर वो हैरान हो गया था। फिर वो बताने लगती है कि उसे कैंसर है, लेकिन ये तो बस लाइफ का एक फ़ेज़ है, वो अभी ठीक है। वो कहती है कि मैं खुश हूँ, मैं हर काम खुद से ही करती हूँ। एक दिन स्विच ऑफ हो जाएगा, लेकिन तब तक लाइफ में रोशनी तो है। खैर तुम जाकर आराम करो। अब ये सब सुनकर अरविंद बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगता है। आधी रात के समय वो हॉस्पिटल पहुँचता है और उसे वही आदमी देखने को मिलता है जो पहले बहुत हंगामा कर रहा था, और उसका बेटा जो कोमा में था वो मर चुका है। अरविंद जाकर अपनी पत्नी मधु से मिलता है और उसे कहता है कि वो बहुत सालों के बाद अंबिका से मिला, उसको कैंसर है। और वो अपनी पत्नी से कहने लगता है कि तुमने मेरे ऊपर ये क्यों छोड़ दिया कि मैं तुम्हारे लिए डिसीजन लूँगा, तुम्हारे जाने का जिम्मेदार मैं क्यों बनूँ। वो अपनी पत्नी को गले लगाकर रोने लगता है। अब वो जैसे ही वहाँ से निकलता है, उसके दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही थी और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था। इसके बाद वो हिम्मत जुटाकर DNR पर साइन कर देता है। फिर हम देखते हैं कि अंबिका हॉस्पिटल आती है और अरविंद की पत्नी मधु के नाम पर 10 लाख रुपए डिपॉजिट करती है और कहती है कि इनके लिए पैसे मैं ही दूंगी, आप मुझे कॉल करना। फिर वो अंदर जाकर मधु से मिलती है और देखती है कि मधु अपना हाथ हिला रही थी। वो तुरंत नर्स को बताती है और अरविंद को कॉल करने लगती है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। वो भागते हुए कैंटीन में आकर अरविंद से मिलती है और कहती है कि मधु ठीक हो रही है। फिर वो कॉफ़ी लाने के लिए चली जाती है और वहाँ पर प्रभाकर आता है और वो भी अरविंद को खुशखबरी देने ही वाला था कि तभी वो देखता है कि अरविंद मर चुका था। वो इतना टेंशन में था कि अब वो ये सब नहीं सह पा रहा था और आखिरकार वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया और इसी के साथ ये फिल्म भी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी? अगर